ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है। बोलिए आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना, मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की। क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपटकर खूब रोती है। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी, जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देते है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई। मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी।
कि तभी वो उसे संभाल लेता है। अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वह खेत उसका है। मोहनलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन मां के समान होती है। इतना कहकर मोहनलाल सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी मां जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए मोहनलाल का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले मोहनलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो मोहनलाल खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। यह सुनकर मोहनलाल क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने मोहनलाल को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। मोहनलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी मोहनलाल की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मोहनलाल उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, न ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का बलिया का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही मोहनलाल से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने मोहनलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके मोहनलाल, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। मोहनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया।